जसाना की दावत वाली बात भूल गए आप, यही करना पड़ेगा आपका। उससे ज्यादा हो जाएगा, आप बता दे रहा हूँ। राजनीति की गंगा इस कदर मैली हो गई कि नेतागण समय समय पर अपनी भूमिका भूल जाते हैं और असंसदीय तरीके से कुछ इस प्रकार खुद को पेश करते हैं जैसे सिस्टम उनके पैरों की जूती हो। ताज़ा मामला है समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव का, जिसमें वो एक आईपीएस ऑफिसर को फोन पे धमकियां दे रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि लोकतंत्र के लिए इस तरह की धमकी क्या मायने रखती है। जसाना की दावत वाली बात भूल गए आप, यही करना पड़ेगा आपका। उससे ज्यादा हो जाएगा, आप बता दे रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूं अमरिंदर आशुतोष। अक्सर देखा गया कि नेताओं को धमकी देने में कुछ ज़्यादा ही अपनी बहादुरी नजर आती है और वो भूल जाते हैं कि उनकी इस अदा का कई बार पर्दाफाश हो जाता है। आखिर कब तक नेताओं की या मंत्रियों की ये तानाशाही चलती रहेगी? जिस तरह से मुलायम सिंह का फ़ोन पर धमकी का पूरा मामला सामने आया है, एक आईपीएस को धमकी दे रहे हैं, अमिताभ ठाकुर नाम है उनका। ये जो पूरा जो मामला है धमकी का, पहले सुन लेते हैं फिर बात करेंगे आगे। हेलो, अमिताभ ठाकुर साहब बोल रहा हूँ। तो नमस्कार, माननीय नेताजी बात करना चाह रहे हैं आपसे। कौन नेताजी? माननीय मुलायम सिंह जी। अच्छा अच्छा। हेलो, जय हिंद सर, अमिताभ बोल रहा हूँ सर। अमिताभ ठाकुर। सर आदेश सर। जसाना की दावत वाली बात भूल गए आप, यही करना पड़ेगा आपका। सर आदेश करें सर। आदेश का आप मना तो कर रहे, तो जसाना में रामवीर के यहाँ जब दावत थी सर, तो भूल गए आप? सर मैं समझ नहीं पाया सर। तो जब आप थे। जी सर, मैं था तो सर वहाँ सर। आप जब आप मुख्यमंत्री थे सर। इतनी इतनी बदतमीजी थे आप तो। क्या हो गया सर? सब बता रहे कि मना था, मना तो कर रहे। जी सर। था सब समझ रहे, तुम बहुत बड़े भले। अब ताज साहब ने कहा, पता है आपको, रामवीर की दावत में स्कूल में ले गए अंदर। सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर। तो हमें बचाया तो फिरते से सर। हाँ, बचाया था, फिरते संवारना चाहते थे, स्कूल में ले गए थे आपको। सर क्या आदेश है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर। उससे ज्यादा हो जाएगा आपका, बता दे रहा हूँ। तो अगर ठीक चलो सर। हमें आपसे हमदर्दी रही, साथ रहे, तुम्हारे घर वाले पटना गए सर। तो घर वालों ने कहा मेरा लड़का है, देखे रहना। सर साथ सब चुप रह जाते। सर। हाँ नहीं सर, क्या हुआ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर। समझ में ये नहीं आया तो बना उसके खिलाफ करने लगते शुरू। किसके खिलाफ सर? अब हम बता देंगे आपको फोन पे। सर। हाँ, अब आप सुधर जाइए, तय कह दिया मैंने। अच्छा सर। हाँ राइट सर। हेलो, जय हिंद सर, अमिताभ बोल रहा हूँ सर। अमिताभ ठाकुर। सर आदेश सर। जसाना की दावत वाली बात भूल गए आप, यही। तो पूरा जो ऑडियो हमने देखा उसकी हम पुष्टि नहीं करते, खासकर लेमन न्यूज़ की तरफ से कोई पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन ये जो सच सामने आया है, ये जो विवाद सामने आया है, ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। जिस तरह से अमिताभ ठाकुर बार बार कह रहे हैं मैं समझा नहीं, उसके बावजूद मुलायम सिंह जी जो जिस तरह की आवाज़ आई है वो लगातार उनके ऊपर अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि पूरा जो प्रशासन तंत्र होता है उसके ऊपर राजनीतिज्ञ जो होते हैं किस तरह से अपना एकाधिकार जमाना चाहते हैं। और इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे खास मेहमान। अगर हम बात करें अपने मेहमानों की तो आपको मिलवा देते हैं। आरपीआई की महिला आघाड़ी के हमारे पास सचिव हैं गीता कपूर जी। गीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं अगले मेहमान रविंद्र द्विवेदी जी। रविंद्र द्विवेदी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विश्व हिंदू सेवा संघ के ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सबसे पहले इस चर्चा को आगे बढ़ेंगे कि न्यूज़ रूम में हमारे संवाददाता जुड़े हैं जटाशंकर सिंह। जटाशंकर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रविंद्र द्विवेदी जी के पास चलते हैं। द्विवेदी जी, इस तरह की जब घटना सामने आती है, जिस तरह से कहा जा सकता है कि एक पूरा प्रशासन को संभालने का जो जिम्मा होता है वो अफसरों पर होता है, अधिकारियों के ऊपर होता है, लेकिन एक मंत्री जो कभी मंत्री था इस देश में, अभी मुखिया है समाजवादी पार्टी के, इस पूरे विवाद को देखने के बाद आपके मन में किस तरह का सवाल पैदा हो रहा है, ये जानना चाहेंगे आपसे।
आशुतोष जी, उत्तर प्रदेश की जो व्यवस्था है या जो वहाँ पे गवर्नमेंट है, तो ये कोई बात नहीं है। वहाँ पे जब जब मुलायम सिंह जी या उनके अभी जो बेटे हैं अखिलेश जी की गवर्नमेंट है, और जो वहाँ पे हालात हैं उत्तर प्रदेश के, वो जग जाहिर हैं। वहाँ पे गुंडा राज कायम है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है, महिलाएं असुरक्षित है, वहाँ पे लोग असुरक्षित हैं, केवल गुंडों का बोलबाला है। जहाँ पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता या समाजवादी पार्टी का कोई भी विधायक केवल गुंडागर्दी के अलावा कोई काम वहाँ पे कर नहीं रहा है। और सबसे बड़ी गलती बोलूँ या मूर्खता तो नहीं बोल सकता हूँ कि लालच हमारे देश की एक परंपरा बनी रही है, और उसी लालच का कारण जिस तरीके से लैपटॉप और यानी आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार, मेरी बात सुन लीजिए आप, 1000 रुपये और लैपटॉप के लालच में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने को चुन करके उत्तर प्रदेश के लोगों ने दिया है, और वो लालच उनको आज इतना भारी पड़ रहा है कि वहाँ पे आज उनकी खुद की माँ बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं है। इसलिए मैं देश की जनता से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप ऐसे लालचों पे और ये जो बिना मूल्य की चीज़ों पे जिस तरीके से नेता लोग अपनी छाप आप पे छोड़ते हैं, वो छाप पर ना जाइए, और आप अपनी मेहनत पे और गुड गवर्नेंस पे ध्यान दीजिए कि कौन सा व्यक्ति है जो देश को सही तरीके से और सही सिस्टम से चला सकता है। आज अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से बिजली और वाईफाई दे करके दिल्ली में 63 विधायक जीते हैं, और दिल्ली के आज जो हालात है, रोज वो अनशन पे बैठे रहते हैं, दिल्ली में कोई काम नहीं हो रहा है। तो ये हमारी देश की जनता को सोचना चाहिए कि हमको अब फ्री में चीजें चाहिए या गुड गवर्नेंस चाहिए। आज उत्तर देखिए, पहले नेता पहले जागरूकता लाने की बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने भी वही किया, देश को एक सपना दिखाया, जिस तरह से मोदी जी ने अच्छे दिन के वादे किए। लेकिन आपको नहीं लगता कि जनता को जागरूक करने वाले लोगों में भी काफी कमी है? जनता को नेताओं से जागरूक होने की जरूरत नहीं है आशुतोष जी, जनता को खुद जागरूक होना चाहिए। नेताओं से जागरूक होंगे तो यही हाल होगा जो उत्तर प्रदेश और दिल्ली में हो रहा है। नहीं, जो समझदार लोग हैं वो तो घर से नहीं निकलते वोटिंग के दिन। तो यही तो हमारे देश का दुर्भाग्य है। और उन समझदार नहीं, वो मुझे तो नहीं लगता है कि वो समझदार ऐसे लोग हैं, क्योंकि समझदार अब वो व्यक्ति कहलाता है जो अपने दायित्व का पालन करता है, और जो व्यक्ति दायित्व का पालन नहीं करते वो मेरे हिसाब से सबसे बड़े मूर्ख हैं। और उन्हीं की मूर्खता का कारण है कि ऐसे ऐसे लोग सत्ता में प्रभावित होते हैं, और बाद में ये लोग जो रोना रोते हैं, इनके जो खुद के कारण है आम जनता। आम जनता खुद अपने पैरों में चंद पैसों के लालच में या चंद लुभावने वादों में आके फंसती है, और बाद में 5 साल तक ऐसे रोती है जिस तरीके से अभी उत्तर प्रदेश की जनता और दिल्ली की जनता रो रही है। तो ये आम जनता को सोचना चाहिए कि हम किसको वोट दें और किसको नहीं दें। बड़ा सा गंभीर सवाल उठा रहे हैं रविंद्र द्विवेदी जी की आप बहुत ही सोच समझकर अपने जनप्रतिनिधि को मौका दें, क्योंकि उनका धर्म होता है, होना भी चाहिए सेवा, लेकिन वो धमकी की सियासत करने पर तुले हुए हैं। गीता जी के पास हम चलेंगे, उससे पहले चलते हैं इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। न्यूज रूम से जटाशंकर जी हैं। जटाशंकर जी, ये जो फोन टैपिंग का जो मामला सामने आया है, अमिताभ ठाकुर ने जो आरोप लगाया है, एफआईआर भी दर्ज हो गई है, पूरे घटनाक्रम को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए आशुतोष जी, ये जो मामला है सपा सरकार के एक मंत्री से जुड़ा हुआ मामला। इस मामले में अमिताभ ठाकुर की पत्नी जो है, उन्होंने मामला शिकायत दर्ज कराई थी प्रजापति के खिलाफ में, जिसको लेके ये मामला तूल पकड़ा और नेताजी को फोन करना पड़ा अमिताभ ठाकुर को कि आप सुधर जाइए, वरना जसराना जैसी घटना आपको फिर दोबारा देखने को मिलेगी और उससे भी कहीं ज्यादा होगा। इस मामले में लेमन न्यूज के पास में हमारे पास में एक शिकायत पत्र की कॉपी आई जी अमिताभ ठाकुर ने दर्ज कराई है, हम आपको दिखाना चाहेंगे। उसमें साफ शब्दों में उन्होंने लिखा है कि हमको नेताजी ने फोन किया, बाकायदा धमकाया, और ऑडियो क्लिप भी अभी आपने जो सुनाया इस बात की पुष्टि कर रहा है कहीं ना कहीं इस मामले में कुछ काला है, दाल में काला है। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये जो धमकी की राजनीति है लोकतंत्र के लिए कई सवाल और चुनौतियां पेश करती है। गीता जी, आप किस तरह से देखती हैं, क्योंकि आपने अलग अलग संस्थाओं से अपने आप को जोड़े रखा है, महिलाओं की आवाज़ उठाती रहती हैं, और अगर हम आरपीआई की बात करें तो आप भी राजनीतिक दल से अभी जुड़ी हुई हैं। आप किस तरह से देखते हैं कि क्या इस तरह की जो धमकी आती है, खासकर अगर बड़े ऑफिसर की बात करें तो उनका तो मनोबल टूटेगा ही, लेकिन आप ये मत भूलिए कि कल आप एक्सपोज हो जाएंगे, जिस तरह से मुलायम सिंह यादव इस बारे में एक्सपोज हो रहे हैं। आप क्या कहेंगी? मैं ये कहूँगी कि उनकी जो मुलायम सिंह यादव का जो कंप्लेंट किया,
जो ऑफिसर है उनकी बीवी ने, वो बहुत अच्छा किया। और दूसरी बात ये है कि किसी को भी दब के रहना नहीं चाहिए। जैसे ये पुलिस ऑफिसर ने कंप्लेंट की कि मुलायम सिंह यादव ने इनको धमकी दी है, ऐसे हर ऑफिसर किसी मंत्री के दबाव में नहीं आए। अगर खुले आम उसका प्रदर्शन करे, बोले कि ऐसा हमको धमकी मिल रही, तो कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी के मंत्री का, और मंत्री भी उनको दबा नहीं सकते, क्योंकि वो खुलेआम बोलेंगे कि हमको दबा रहे हैं, हमारे ऊपर प्रेशर ला रहे हैं। तो अगर वो लोग खुलेआम अगर सामने आ जाए तो कोई भी मंत्री की हिम्मत नहीं होगी कि कोई ऑफिसर दबाए, या कोई भी गवर्नमेंट का कोई नेता है, अपना ऑफिसर है, कोई भी है, उनको दबाने की कोशिश की जाए। अगर वो लोग दबते जाए इनके अंडर में तो काम मुश्किल हो जाए आने वाले दिन। तो मैं यही चाहती हूँ कि पुलिस ऑफिसर हो, चाहे गवर्नमेंट कोई अधिकारी हो, कोई भी नेताओं के दबाव में आना नहीं चाहिए, क्योंकि उनको हमने चुन के दिया है, उनके दबाव में हम क्यों आना चाहिए। जैसे मुलायम सिंह यादव की आपने बात की, वही मैं अबू आजमी की बोलूंगी। उनके इसके है जो अपना सांता क्रूज में कुर्ला वो एरिया में उन्होंने इतना दहशत मचाई थी वहां पर उनके लोगों ने, तो ये गुंडागर्दी होना नहीं चाहिए, यही मैं बोलूंगी। चलिए द्विवेदी जी, हुकुमराज मेहता हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पे, कांग्रेस के नेता हैं, एक रिएक्शन ले लेते हैं। हुकुमराज जी, आप किस तरह से देखते हैं इस विवाद को, क्योंकि मुलायम सिंह यादव आईपीएस को धमकी दे रहे हैं कि ठीक नहीं होगा अगर मेरी बात नहीं मानी तो? देखो, कोई भी आईपीएस अधिकारी को किसी प्रकार का दम देना या किसी प्रकार का कानून व्यवस्था में हस्तक्षेप करना, ये देश की लोकशाही के लिए अच्छा नहीं जी। और इस तरह से ये गुंडागर्दी से कोई राजनीति कभी चलती नहीं है। जवाहरलाल नेहरू का अगर मैं आपको उदाहरण दूंगा तो जवाहरलाल नेहरू ने, कांग्रेस ने एक उम्मीदवार दिया था जवाहरलाल नेहरू के टाइम में, और जब उनको ये मालूम पड़ा कि इसके ऊपर कुछ चार्जेज है गुंडागिरी का है, तो उन्होंने उसी सभा में बोला था कि इसको वोट मत दो। कांग्रेस के उम्मीदवार के विरुद्ध में उसने बात किया था जवाहरलाल नेहरू ने। लेकिन तो आपकी इस देश के अंदर, लोकशाही के अंदर, किसी भी अधिकारी या किसी के विरुद्ध में गलत से आप शब्द कहना, ये लोकशाही के लिए बहुत ही खतरनाक चीज है। ठीक है, क्योंकि कोई भी अधिकारी होता है उसका कोई भी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं रहता है जी। और वो लोग अपने कायदा कानून के तहत में काम करते हैं। लेकिन अगर हम लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र के लिए इस तरह की जो धमकी की सियासत चल रही है, कितना जायज मानते हैं या नाजायज मानते हैं आप? ये बिल्कुल ही गलत है। इस तरह से धमकियां देके चलता नहीं है जी। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री पृथ्वीराज जी, जब माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज जी चौहान थे महाराष्ट्र के अंदर, मैं महाराष्ट्र राजनीति के बारे में बात करता हूँ, वो कभी भी अधिकारियों को कभी भी देखिए, आपकी पार्टी के लोग, आपकी सरकार के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका काला चिट्ठा हमारे पास है, लेकिन फिलहाल हम खुला नहीं चाहेंगे। कांग्रेस ने इतने साल राज्य किया, लेकिन आपने कभी भी ये नहीं सुना होगा कि कोई भी अधिकारी को कांग्रेस वाले कोई दम देके काम करवाते हैं। चलिए, हमारे बीच द्विवेदी जी बैठे हैं। द्विवेदी जी, आपको लगता है कि कांग्रेस ने कभी इस तरह की धमकी नहीं दी है? कांग्रेस वाले कभी भी इस तरह से धमकी देके कभी काम करते नहीं दी। कांग्रेस हमेशा लोकशाही में विश्वास रखती है और लोकशाही की पद्धति से चलने वाली पार्टी है, और जिन्होंने पूरा देश का प्रजातंत्र का लोकशाही को बनाने का काम किया जी। देश आजाद होने के बाद में देश के लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया। चलिए, तो आपकी पार्टी की क्या भूमिका होगी ये जो धमकी की सियासत चलती रहती है? हमारी भूमिका, हम लोग इसके कड़े शब्दों में उसका विरोध करते हैं कि किसी भी आईपीएस अधिकारी को और किसी के काम में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और लोकशाही पद्धति से उनको अपना काम करने देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हुकुमराज, क्योंकि आपका जो कद होता है राजनीति में वो आपकी कार्यशैली से तय होता है। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिन नेताओं ने धमकी की भाषा का इस्तेमाल किया है, धमकी की सियासत की है, उनका पत्ता साफ हो गया है। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। द्विवेदी जी, इस तरह की जो मानसिकता हो जाती है पॉलिटिक्स में, या फिर हम अलग अलग क्षेत्रों की अगर बात करें तो जिनको अहंकार हो जाता है, जिनको एक लगता है कि हमारे पास पावर है, हर क्षेत्र के लोगों को लगता है कि पावर। जी, मैं सबसे अपने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कमी ये बताता हूँ, ये पॉलिटिशियन के ऊपर ही निर्भर नहीं है, ये आम जनता के ऊपर भी है, और जो भी कानूनी है या जो लाल फीताशाही लोग हैं वो भी अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है कि नेता ही केवल गलत इस्तेमाल। देखिए, स्वार्थ की राजनीति में अगर बात करें तो हम लोग भी शामिल हैं उसमें। हम लोग भी बहुत दूध के धुले नहीं हैं। सारे लोग हैं जो ये धमकी केवल राजनेता ही नहीं देते, अगर लाल फीताशाही है वो लोग भी कम नहीं है, मगर ये
फीताशाही है या नेता, ये ऐसी धमकियां नहीं करनी चाहिए। और जो सिस्टम है वो सिस्टम को सही तरीके से चलने के लिए इसकी कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पत्रकार हो, अगर आवाज उठाता है, अभी 4 से 5 दिन पहले मैंने खुद उसका विरोध किया था। एक महिला को जिंदा जलाया गया थाने में, उसने केवल वहां के इंस्पेक्टर के खिलाफ आवाज उठाई, तो पत्रकार ने कोई आवाज उठाई थी, उसने कुछ लिखा था थानेदार के खिलाफ, तो वहां पे उसकी मां को जिंदा जला दिया, उसकी बेचारी का देहांत भी हो गया। उसके पहले जयेंद्र का मैटर है आपके पास। तो उत्तर प्रदेश में तो इस तरीके का घिनौरा राज चालू है, जिसके हम मतलब कोई उनका सपोर्ट मुलायम जी का या अखिलेश जी का कर ही नहीं सकते। चलिए, मुलायम जी की बात आपने की है द्विवेदी जी, तो एक पुराना वीडियो भी हम दिखा लेते हैं कि मुलायम सिंह की जो भाषा है, मुलायम सिंह की जो सोच रही है, उसको लेकर कई सवाल उठते हैं। एक पुराना वीडियो देख लेते हैं और फिर चर्चा जारी रखेंगे। के तरीके से राज चलाने की कोशिश की है। जब तो लड़की जाके बयान देती मेरे साथ रेप किया, अब बेचारे को 3 को फांसी हो गई। क्या रेप में फांसी दी जाएगी? 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है तो 3 को भी फांसी दे दी बम्बई में। अब सोचिए आप, ऐसे कानूनों को बदलने की कोशिश की जाएगी, दुरुपयोग करने वालों को सजा देंगे और झूठ रिपोर्ट करने वालों को भी सजा का प्रावधान किया। क्या रेप में फांसी दी जाएगी? 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है तो 3 को भी फांसी दे दी बम्बई में। अब सोचिए आप, ऐसे कानून। और अब सीधे चलते हैं अमिताभ ठाकुर जी के पास, जो आईपीएस अधिकारी हैं, वो हमसे जुड़ गए हैं। अमिताभ जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार सर। नमस्कार। ये जो पूरा मामला सामने आया है, इसका हम बहुत ही विरोध करते हैं और ये दुख प्रकट करते हैं कि एक आईपीएस अधिकारी, जिससे पूरे प्रशासन को एक उम्मीद होती है, देश की जनता को एक आशा की किरण नजर आती है, उसको एक सामाजिक, अगर हम राजनीतिक पार्टी के मुखिया की बात करें तो वो धमकी देता है। मनोबल पर कितना असर पड़ा है आपके मनोबल की अगर हम बात करें तो? क्योंकि आपने जिस तरह से अपना पक्ष रखा है, ये बहुत ही स्वागत योग्य है और सराहनीय है। देखा जाए सर, यदि मैं कहूं कि मेरे मनोबल पर कोई अंतर नहीं पड़ा है जी, बल्कि मैंने इसको एक चैलेंज के रूप में लिया है और मुझे लगा है कि कम से कम एक व्यक्ति को जो इस तरह से उन्होंने मुझे किया, न जाने कितने लोगों को वो करते होंगे और लोग करते होंगे जी। तो मैंने अपने ऊपर रिस्क जरूर है। रिस्क इसलिए है कि मुलायम सिंह जी के साथ लाखों समर्थक हैं। मैं यहाँ अदना आदमी हूँ, मैं हूँ, मेरी पत्नी है जी। मेरे पास कोई सुरक्षा नहीं है। इसके बाद भी हमने ये उठाया कि इतने बड़े प्रदेश के, एक तरह से वो समझ लिया जाए कि आज के समय आला हुक्मरान है वो, फिर भी मैंने ये रिस्क लिया है क्योंकि मुझे लगा मुझे ये करना चाहिए और मुझे इस बात की खुशी हमेशा रहेगी कि मैंने इस चीज को सामने रखा। लेकिन सबसे जरूरी है आपकी सुरक्षा का। मैं अमिताभ जी से बोलना चाहता हूँ। अमिताभ जी, आप बिल्कुल अपने आपको अकेला मत समझिए, हम सब आपके साथ हैं। देश की हर जनता आपके साथ में है जो ईमानदारी का पक्ष रखना चाहते हैं। और आप बिल्कुल ये नहीं सोचे कि हम बिल्कुल निशाएं या मतलब सुरक्षा नहीं है। आपकी सुरक्षा हमारे हाथों में है और आपका अगर कुछ बाल बांका हुआ तो मुलायम सिंह के हम खटिया खड़ी कर देंगे, इतनी गारंटी हम लेते हैं। थैंक यू सर। अमिताभ जी, आने वाले दिनों में आपकी रणनीति क्या होगी? क्योंकि लगातार जिस तरह से आप भले ही अब शो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम समझ सकते हैं कि आपकी मानसिक स्थिति कहीं ना कहीं से विचलित जरूर होगी। तो अपना जो कर्म है उसको आप किस तरह से जारी रखेंगे आने वाले दिनों में? देखिए सर, बेसिकली मैं एक आईपीएस अफसर हूँ, साथ ही साथ समय के साथ मैं एक एक्टिविस्ट भी हो गया हूँ। मेरी वाइफ भी एक अच्छी खासी एक्टिविस्ट है। तो हम अपनी नौकरी को लेके और एक्टिविज्म को लेके हम लगातार अपनी बात करते रहेंगे जी। जो सही लगेगा उसे हम सामने रखते रहेंगे। उसके अच्छाई बुराई को सामना करने को हम तैयार रहेंगे। इस पर्टिकुलर मामले में यदि थाने ने या स्थानीय पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की तो चूंकि जो विधि का सिद्धांत है, हम धारा 156(3) सीआरपीसी में माननीय न्यायालय जाएंगे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी के खिलाफ एफआईआर के लिए। जिस तरह से अमिताभ जी आपने बताया कि आप एक्टिविस्ट भी हैं, तो आपसे जुड़े जो लोग हैं, जो संगठन के लोग हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे विवाद को लेकर? देखिए, निश्चित रूप से वो सभी, अगर मैं टू बिगिन विथ कहूँ तो वो शॉक्ड हैं, क्योंकि आमतौर पे उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि मुलायम सिंह जी के कद काठी का व्यक्ति, उनके हैसियत का व्यक्ति मेरे जैसे एक साधारण आदमी को इस प्रकार से धमकियां देगा, वह भी गलत काम के लिए। यदि मैंने कोई सही काम
मैंने कुछ गलत किया होता, उन्होंने धमकी दी होती या मुझे डांटा होता, मुझे अच्छा लगता। उनके एक मंत्री लगातार मुझे और मेरी पत्नी को दो फर्जी महिलाओं को खड़ा करके मुझ पर बलात्कार का मुकदमा लिखवाना चाह रहे थे। हमने साक्ष्य जुटाए, हमने ये मालूम किया कि महिला आयोग की अध्यक्षा भी इसमें शामिल है, राज्य महिला आयोग की। हमने उनके खिलाफ FIR लिखवाया। तो मुलायम सिंह जी को यह बात नागवार लगी, उन्होंने कहा तुमने FIR कैसे लिखवा दिया। मैं समझ नहीं पा रहा यदि मैं सच पे हूँ तो मुलायम सिंह जी को ये बात खराब क्यों लगी, उन्होंने मुझे धमकी क्यों दी। बिल्कुल। अमिताभ जी, एक आखिरी सवाल जानना चाहेंगे कि आपके इस कदम से हो सकता है कि आने वाले जो बाकी जो लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं वो भी इस लड़ाई में शामिल हो जाएंगे? देखिए, मैं यही चाहूंगा, लेकिन एक चीज जरूर है, मैं आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहूंगा कि मैं अपने लिए इस हद तक असुरक्षित जरूर महसूस कर रहा हूं। तो सारी बात के बाद भी हिम्मत रखे हूं कि चूंकि इन लोगों के पास शासन सत्ता है, मैं प्रशासनिक अधिकारी भी हूँ, प्रशासनिक रूप से, विधिक रूप से, किसी रूप में कैसे भी अच्छा बुरा फर्जी सही गलत सब जोड़ जाड़ के मुझे फंसाने का, परेशान करने का, समाप्त करने का भी प्रयास कर सकते हैं। बिल्कुल। तो उस बात को लेकर हल्की सी चिंता की लकीर जरूर है। नहीं, इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी है आपको सुरक्षित रहना। लेकिन आप ये मान के चलिए कि आपके साथ एक समाज का ऐसा तबका भी है जो चाहता है कि इस तरह की जो धमकी की सियासत करते हैं उनका खात्मा हो। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आने वाले दिनों के लिए अमिताभ जी आपका बहुत बहुत हम लेमन की तरफ से शुभकामनाएं देंगे ताकि इस लड़ाई को आप आगे बढ़ाएं और एक प्रेरणा देने का काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। द्विवेदी जी, जिस तरह से एक IPS ऑफिसर आज अपने आप को बेसहाय मान रहा है, कह रहा है कि हम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो इसको हम किस तरह से देखें? ये तो बहुत बड़ी विडंबना है। ये विडंबना में वही बोल रहा था आशुतोष जी, हमारे आम आदमियों की गलतियों का ये साधारण कि एक बच्चा IPS बनने के लिए कितनी मेहनत करता है और एक उसको साधारण जिसको काखा गागा नहीं आता है वो उसको धमकी देता है और उसको जूते उठवाता है। ये देश के लिए एक बहुत हानिकारक है क्योंकि हर बच्चा कोई भी मेहनत नहीं करेगा और वो नेता बनना चाहेगा। बिल्कुल। अगर गीता जी आपसे जानना चाहे कि देखिए जिस तरह से उन्होंने कहा कि अपनी पत्नी के साथ अकेले हैं, सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं, तो एक मानवता के नाते किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि उनको लगे कि हाँ समाज हमारे साथ है? मैं ये बोलती हूँ कि लेडीज इतनी स्ट्रांग है, उनकी वाइफ, तो वहाँ की जो भी औरत है वो भी अपने भावनाएं समझना चाहिए कि एक औरत इतनी आगे बढ़ के इतनी हिम्मत देती है तो हर औरत उसको साथ देना चाहिए, औरत होने के हिसाब से मैं बोलती हूँ। और ये इतने अच्छा IPS ऑफिसर है जो इन्होंने पूरा मामला सामने लाया। ऐसे कितने ऑफिसर्स रहेंगे जिनको कभी कोई मंत्री अगर दबाव में लाता है वो भी ऐसे सामने आ जाए खुल के, तो हम पूरे पब्लिक है, हमारी जो जनता है उनको सपोर्ट करे, उनको डरने की कोई बात नहीं है। हमने अभी इन्होंने भी बोला कि हम आपके साथ है, तो मैं यही बोलूंगी हर महिला आपके साथ है, हमारी संगठन, हमारी RP है, हम लोग सब आपके साथ है, आपको डरने की कोई बात नहीं है। चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो या कोई भी मंत्री हो, आप डरो मत, ऐसे ही लड़ो। जो और लोग जो ऑफिसर्स है उनको भी एक अच्छा ये संदेश मिले कि देखो एक ऑफिसर हो इससे बहुत सारे पुलिस वाले अगर जो डर गए होंगे शायद मुंह खोलेंगे और बहुत परेशानी होगी समाजवादी पार्टी की सरकार के लिए। अच्छा काम किया तो वो भी आगे बढ़ के दबना नहीं चाहिए किसी के अंडर मंत्री लोगों के, जो भी है तो खुलेआम आके बात करें। लेकिन गीता जी बहुत कम लोग हिम्मत कर पाते हैं सिस्टम से लड़ने के लिए। बहुत सारे लोग हैं जिनको अक्सर रास्ता दिखा दिया गया कि आप उस रास्ते पे मत चलिए। अगर हम पत्रकारों की बात करें, कई अफसर ऐसे, कई पुलिस वाले हैं जो घुटन महसूस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में और बिहार में, ऐसे कई मामले आए हैं। लेकिन दबाव में आना नहीं चाहिए। जिस दिन आदमी दबाव में आएगा ना तो हर एक इंसान दबाव में आ जाता है। जटाशंकर जी, ये बताइए कि देखिए आप भी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, वहाँ का पूरा जो वातावरण है, क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में इस घटना के बाद कुछ नया देखने को मिलेगा? देखिए, जब से समाजवादी पार्टी की सरकार आई है, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, क्योंकि इसको विपक्ष भी मुद्दा बना सकता है आने वाले दिनों के लिए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मायावती ने पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उन्होंने खुलेआम कहा था कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया है। जिस तरह से बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, हत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं, अपहरण हो रहे हैं, फिरौती मांगी जा रही है, और ऐसे में एक बड़े नेता द्वारा, समाजवादी पार्टी के जो मुखिया कहे जाते हैं, उनके द्वारा एक IPS अधिकारी को धमकाने का मामला सामने आया, तो ये बड़ा मामला है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। और ये जब मामला उभरा है तो कहीं ना कहीं विपक्ष को मुद्दा मिलेगा समाजवादी पार्टी सरकार को घेरने के लिए, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था एक तरफ लचर हो रही है, दूसरी तरफ अधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा है। पिछले दिनों अखिलेश यादव ने एक बयान जारी करके कहा था कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता किसी भी अधिकारी या पुलिस कर्मचारी को दखल न दे उनके कामकाज में, लेकिन जब मुखिया ही इस प्रकार का दखल देंगे तो फिर बेटा नंबरी बाप 10 नंबरी, माने ऐसा ना?
जी जी बेटा नंबरी बाप 10 नंबरी। 10 नंबर जी। आज तो जी मैं बोल रहा हूँ, ये विपक्ष को बिल्कुल मुद्दा उठाना चाहिए। और जिस तरीके से आईपीएस साहब की मैंने आवाज सुनी और वो घबराए हुए थे, तो देश की जनता को उनको सपोर्ट करना चाहिए। और मैं गवर्नर साहब को आज ही एक मेल करने वाला हूँ कि आप उनकी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाएं और कोई भी घटना उनके साथ ना बहुत घटे। भारी कदम उठाएंगे आप। क्योंकि मैं जिस तरीके से वो बेचारे डरे हुए बात कर रहे थे, इस समय देश की जनता को ऐसे ईमानदार ऑफिसर और ऐसे जज्बाती ऑफिसर के साथ खड़े होना जरूरी है। और सब जन सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, उनको सब जनता सपोर्ट करना चाहिए। जनता का सपोर्ट मिलेगा। उत्तर प्रदेश की सबसे पहले अगर जंगल राज खत्म करना है तो उत्तर प्रदेश की जनता को इनकी गवर्नमेंट को तुरंत उखाड़ के फेंकना चाहिए और उस चलिए ये तो जनता तय करेगी, लेकिन हम फिलहाल यही कोशिश करेंगे कि इस तरह के जो भी लोग हैं जिनको लगातार धमकियां मिलती रहती हैं वो सामने आए। इस चर्चा में शामिल होने के लिए गीता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रविंद्र द्विवेदी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और न्यूज रूम से जुड़ने के लिए जटाशंकर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही कांग्रेस के नेता हमसे जुड़े हुकुमदेव जी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस लोकतंत्र में जब भी हम किसी हीरो की बात करते हैं तो ऐसे ही हीरो को हम सलाम करते हैं, और अमिताभ ठाकुर की शक्ल में एक हीरो आया है इस देश में जिसने मुलायम सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। अब ये सवाल है कि उनकी सुरक्षा को लेकर ये पूरा जो समाज है, पूरा जो देश है, वो कितना गंभीर होता है ये देखना होगा। नहीं तो ऐसे कई लोग होंगे जो डरते हैं लेकिन हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। तो हम यही चाहेंगे कि जो भी लोग डर रहे हैं वो आगे बढ़िए, क्योंकि डर के आगे जीत है। इस चर्चा में आज इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए लेमन न्यूज के साथ, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। दशहरा की दावत वाली बात भूल गए आप, यही करना पड़ेगा आपका। उससे ज्यादा हो जाएगा, आप बता दे रहा हूँ।